और जब फ्यूज हो गई तो अब इन बैक्टीरिया का क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे अब इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटोन पंप काम करेगा और प्रोटोन की पंपिंग हो रही है, और जब प्रोटोन की पंपिंग हो रही है, पंप किया जा रहा है, तो एक तो ईआर से मेटल गोल्जी के पास गया और गोल्जी ने उस मेटल को रिसीव किया, उसे मॉडिफाई किया, देन उसको पैक कर दिया। अब पैक्ड मटेरियल जो है वो गोल्जी वेसाइकल्स में है और लार्ज वेसाइकल्स आर नोन एज वैक्यूल्स। इस मेटल का यूज सेल के अंदर भी हो सकता है, इंट्रा सेलुलर टारगेट, या सेल के बाहर भी हो सकता है, तो उसको सेल के बाहर सिक्रेट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, सिक्रेट कर दिया जाएगा। तो अगर लाइसोसोम भी बनना है बेटे, अगर लाइसोसोम भी बनना है तो मेटेरियल ईआर से गोल्जी के पास जाता है। ये ईआर है, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स है। इन राइबोसोम ने जो भी प्रोटीन बनाई वो ईआर की ल्यूमेन में आ गई। अब यहाँ से रॉ मेटेरियल गोल्जी के पास जाता है। किसके पास में, गोल्जी के पास में, टू गोल्जी। अब ये वेसाइकल मटेरियल को लेके गोल्जी के पास पहुंचेगी, तो गोल्जी उस मटेरियल को रिसीव करेगा, उसे मॉडिफाई करेगा, देन उसको पैक कर देगा। पैकेजिंग एक बड़ा फंक्शन हमने कल डिस्कस किया था गोल्जी का। किसका जी, गोल्जी का। तो इनको वेसाइकल्स में पैक कर दिया गया और इन वेसाइकल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, तो एनसीईआरटी कह रहा है वो गोल्जियन वेसाइकल कौन है हाथ में, हाँ, और ये। तो अगर इन वेसाइकल के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है तो इन वेसाइकल्स को आप लोग लाइसोसोम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, तो ये वेसाइकल लाइसोसोम्स है। व्हाट आर लाइसोसोम्स, गोल्जियन वेसाइकल्स, लिखा है एनसीईआरटी ने, गोल्जियन वेसाइकल जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा हुआ है। और सबसे पहले जो लाइसोसोम बनता है वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है, वो प्रोटो लाइसोसोम होता है, वो 1 डिग्री लाइसोसोम होता है। आप देखो ना, ये मैंने सेल बना दिया और ये अंदर ईआर दिखा दिया है, ये गोल्जी दिखा दिया है। ईआर और गोल्जी बॉडी ने मिलकर लाइसोसोम फाइनली बना दिया। जो सबसे पहले लाइसोसोम बनेगा वो प्राइमरी लाइसोसोम होगा, वो प्रोटो लाइसोसोम होगा, वो नेसेंट लाइसोसोम होगा, वो 1 डिग्री लाइसोसोम होगा, वो वर्जिन लाइसोसोम होगा, क्योंकि फिलहाल एंजाइम इसके काम में नहीं लिए गए हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये 1 डिग्री लाइसोसोम है, ये प्रोटो लाइसोसोम है, नेसेंट लाइसोसोम है। इसमें अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स, 50 तरह के क्या पन्ने प्लस हम हमारी जिंदगी पलट देंगे। जैसे 51% आती है, उस पापा ने खुद की गलती कर दी, फिर कहने का हक लिया। तो जो सबसे पहले बना वो प्राइमरी लाइसोसोम होगा, 1 डिग्री लाइसोसोम होगा, जिसमें अप्रोक्सीमेट 50 टाइप्स, 50 तरह के एंजाइम होंगे, लेकिन टोटल 50 ईच एंड एवरी प्राइमरी लाइसोसोम में नहीं होते। लाइसोसोम राइबोसोम में मिलते हैं, लाइसोसोम में मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, लाइसोसोम में मिलते हैं। टाइप्स यहाँ है। तो सबसे पहले बना वो प्राइमरी लाइसोसोम हो गया, वो प्रोटोलाइसोम, वो 1 डिग्री लाइसोम हो गया। इसमें 50 तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं, लेकिन टोटल 50 ईच एंड एवरी प्राइमरी लाइसोम में नहीं होंगे। किसी में एनी 20, किसी में एनी 25, किसी में एनी 30, किसी में एनी 18, इस तरह से मौजूद है। और जो भी एंजाइम है दे ऑप्टिमली वर्क ऑन पीएच इज इक्वल टू 5। ये एंजाइम जो होते हैं एल्कलाइन पीएच पे काम करते हैं या बेसिक पीएच पे, एसिडिक पीएच। मार दे मास्टर को, तू चिल्ला चिल्ला के ना, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं, करीब 7 पीएच पे काम करते हैं, 7 के नीचे। तो यहाँ पे जो एंजाइम है फिलहाल इनएक्टिव फॉर्म में, इन एंजाइम का यूज डाइजेशन में होगा, और डाइजेशन सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है, बेटा बता रही, मान लीजिए डब्ल्यूबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी फैगोसाइटोसिस का काम कर रही है, क्योंकि प्रोफेशनल फैगोसाइट है। मान लीजिए इसका नाम न्यूट्रोफिल है या फिर ये मोनोसाइट है। अब ये बाहर से मेटल को एंगल्फ करेगी। अगर इस डब्ल्यूबीसी से हमने बैक्टीरिया आएगी तो बैक्टीरिया को खा जाएगी। क्या हो जाएगी, खा जाएगी। वायरल प्रोटीन होगी तो प्रोटीन को भी एंगल्फ कर जाएगी। क्या हो जाएगी, एंगल्फ कर जाएगी। तो सेल खा रही है, आप कह रहे हैं सेल ईटिंग हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में प्रोटीन को रही है, सेल ड्रिंकिंग हो रहा है। सेल ईटिंग हो या सेल ड्रिंकिंग हो, मेटेरियल सेल के अंदर आ जाएगा तो हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस हो गया है। अगर सेल खा रही है सॉलिड फॉर्म में तो फैगोसाइटोसिस होगा, और लिक्विड फॉर्म में ले रही है तो ये पिनोसाइटोसिस होगा।
इस सब के लिए ज़रूरी है कि मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन उसमें क्या हो, क्वासी फ्लूइड नेचर हो, और एक क्वासी फ्लूइड और जो फ्लूइडिटी वो फॉस्फोलिपिड के कारण होती है, और फॉस्फोलिपिड में मेन रोल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का ही रहता है इसका पास। तो मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया, और मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो गया तो उसने मेटल को एनगल्फ कर लिया, उसको एक वेसिकल में बंद कर दिया। अगर मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी नहीं होती, मेम्ब्रेन में अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल नहीं होते, क्वासी नेचर नहीं होता, तो मेम्ब्रेन इनफोल्ड नहीं हो पाता, और इस इनफोल्डिंग में साइटोस्केलेटन का भी बड़ा शानदार रोल होता है। जब तक दुनिया में साइटोस्केलेटन नहीं आया था, इनफोल्डिंग में वो मजा नहीं आ रहा था यूकैरियोटिक सेल को देखने का। तो साइटोस्केलेटन का अच्छा खासा रोल रहता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पे, और बाकी तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड वगैरह ही वो उसके काम में हेल्प कर देते हैं। तो मान लीजिए WBC है, इसने बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लिया है, खा लिया है। अगर वो खा रही है तो ये फेगोसाइटोसिस होगा। क्या होगा? फेगोसाइटोसिस होगा। और अगर वो पी रही है तो ये पिनोसाइड वायरस होगा, तो उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाएगा। मान लीजिए अमीबा है, इसके सामने प्रोटीन होगा, तो प्रोटीन को इंजेक्ट को लिक्विड फॉर्म में, तो वो पिनोसाइटोसिस होगा। सेल ड्रिंक कर लेगा। क्या कर लेगा? ड्रिंक कर लेगा, पिनोसाइटोसिस। सेल ड्रिंक करे या सेल ईट करे, मतलब खाते पीते घर की सेल है। कैसी सेल है? खाते पीते घर की सेल है। सेल ने मेटल को एंडोसाइटोज कर लिया, उसे एनगल्फ कर लिया है, और फिर उसको एक वेसिकल में बंद कर दिया। और बंद कर दिया तो क्या होगा? मान लीजिए इसने बैक्टीरिया को खा लिया और खाकर इसको वेसिकल में बंद कर दिया है। अब इनका लाइसोमल डाइजेशन होगा। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर अंदर बन गया है, इसको एंडोसोम बोल दिया। क्या बोल दिया? एंडोसोम बोल दिया है। तो अब उसका डाइजेशन होगा विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम। तो व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोम फ्यूजेस विद एंडोसोम, देन 2 डिग्री लाइसोसोम इज फॉर्म। जब ये प्राइमरी लाइसोम उसके साथ में फ्यूज हो जाएगा तो सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाएगा। ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ये एंडोसोम है। दोनों ही मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो आराम से ये फ्यूज हो गई। और जब फ्यूज हो गई तो अब इन बैक्टीरिया का क्या होगा? डाइजेशन होगा। तो यहाँ पे अब इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटोन पंप काम करेगा, और प्रोटोन की पंपिंग हो रही है, और जब प्रोटोन की पंपिंग हो रही है, पंप किया जा रहा है, तो एटीपी खर्च होगा या नहीं होगा? होगा। एटीपी डिपेंडेंट या इनडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। इस काम में एटीपी खर्च हो रहा है। तो सेल ने बाहर से मेटल को एनगल्फ कर लिया, विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम इसको डाइजेस्ट करना है। When this primary lysosome fuses with endosome, then 2 डिग्री lysosome is formed, secondary lysosome is formed। और अब जब बन गया तो इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटोन का पंपिंग होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी, और फेवरेबल कंडीशन आ गई है तो क्या हो गया? पीएच फेवरेबल आ गई। कितनी आ गई? 5। इस पीएच पर वो एंजाइम अच्छे से वर्क करेंगे। ऑप्टिमली वर्क ऑन एसिडिक पीएच इक्वल टू 5, 7 से कम हो गया है, तो एंजाइम एक्टिव हो गए। पर साइटोसोल की पीएच होती है 7.2 के आसपास होती है। कितनी होती है? 7.2 के आसपास। और अंदर यहाँ पे कितनी चाहिए? 5 चाहिए। तो एंजाइम वर्क करना शुरू किया। अब इन बैक्टीरिया का क्या होगा? डाइजेशन। इनके सींग विंग तोड़ दिए गए, इनकी आंख वाँख फोड़ दी गई, हालात बद से बदतर होते चले गए। जिसके ऊपर बीतती है भाई साहब वही समझ सकता है। तो प्राइमरी लाइसोसोम जब एंडोसोम के साथ में फ्यूज हुआ तो 2 डिग्री लाइसोसोम बन गया, सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया। ये 2 डिग्री लाइसोसोम है, ये 1 डिग्री लाइसोसोम है। So when this primary lysosome fuses with endosome, then 2 डिग्री lysosome is formed। अब डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसको हेटेरोफेगोसोम भी बोल रहे हैं कि फॉरेन मेटल को एनगल्फ किया गया है, तो 2 डिग्री लाइसोसोम को हेटेरोफेगोसोम भी बोल रहे हैं। कटप्पा, इसको हेटेरोफेगोसोम भी बोल रहे हैं। सर उठा के जियो, आईसीआईसीआई। अब डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो गया, और डाइजेशन होने के बाद में जो भी अनडाइजेस्टेड मेटेरियल होगा उसको टर्सरी लाइसोम में बंद कर देंगे, रेसिडुअल बॉडी में बंद कर देंगे, और फिर उसको सेल से बाहर निकाल देंगे। मतलब सेल ने खाया पिया, उसको डाइजेस्ट किया, और अनडाइजेस्ट को बाहर निकाल दिया, सेल ने वॉमिट कर दिया। ये सेल वॉमिटिंग है। क्या है? सेल वॉमिटिंग है। ये एक्सोसाइटोसिस है। ऐसे कौन होता है? ये हंसती हैं। ऐसे कोई नहीं, पर्सनल ऐसे ना किया करो यार, कोई बात नहीं। अच्छा, छोटी बच्ची है ना ये अभी, इसलिए ऐसे हंसती है। ये एंडोसाइटोसिस। कोई बात नहीं बेटे, ऐसे नहीं बोलते बेटा, कमेंट करते थे बेटा। फोटो गया यहाँ से। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस,
एक्सोसाइटोसिस। सेल ने खाया पिया, विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम से डाइजेस्ट किया और अनडाइजेस्टेड मेटल को बाहर निकाल दिया। ये 3 डिग्री लाइसोसोम था, ये रेसिडुअल बॉडी था, इसमें अनडाइजेस्टेड मेटेरियल है, इसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर इसको सेल से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेगा। अब सेल का फंक्शनिंग और मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लगेगी। एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, वैसे तो मुझे पता है मेरे बच्चे फालतू बार सुनते हैं नहीं, क्योंकि ये बोर्ड की तरफ देख लें वही बहुत है, सर में बारिश से खींच पढ़ रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, तो यहाँ पे पीयूष चिकित्सालय लिखा हुआ है बाहर। सुनो ये मेरी बात सुनेंगे, पता नहीं क्या समझाना चाहता तुझे। सुनो, ये टर्सरी लाइसोम को बाहर निकालना ही होगा। अगर बाहर नहीं निकाला गया तो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगा होगा। आपने एक नाम सुना होगा, लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट। आपने एक नाम सुना होगा, लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट। मैंने अभी बोला सुना या नहीं सुना, तो कैसे कह सकते हो नहीं सुना। प्रेगनेंसी में अगर माँ की डाइट में थायराइड की कमी, आयोडीन की कमी, थायराइड की कमी जाएगी। स्टेटमेंट ढंग से पढ़ लेना। तो बच्चे के अंदर मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा। और मेंटल डेवलपमेंट तो आईक्यू कम हो गया है, मेंटल रिटार्ड बचा हो गया है। फिजिकल डेवलपमेंट तो स्टंटेड ग्रोथ हो गई है, क्रेनेटिज्म बोल देते हैं उसे। और सेक्सुअल डेवलपमेंट मतलब इनफर्टिलिटी आ जाएगी। आज 2 क्वेश्चन भेजे थे मैंने, यहाँ तो फिर पैराथायरॉइड के ऊपर सॉल्व। लाइपोफ्यूसिन, सेल ने बाहर से मेटल को एनगल्फ किया, विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया। अनडाइजेस्टेड मेटल को टर्सरी लाइसोम या रेसिडुअल बॉडी में बंद कर दिया, तो उसे बाहर निकाल दिया। बाहर नहीं निकालेंगे और सेल में वो एक्यूमुलेट होगा, तो सेल का फंक्शनिंग इंटरप्ट होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो उसे बाहर निकालना ही होगा। एक नाम सुना होगा, लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट। एक्चुअली टर्सरी लाइसोसोम है, ये रेसिडुअल बॉडी है। इनको एजिंग पिगमेंट कहते हैं। एजिंग बोल तो बुढ़ापा, चेहरे पे झुर्रियों का पड़ना बुढ़ापे का पहला लक्षण होता है। रिंकल फेस। तो कीवी खाया करो, कीवी इज अ नेशनल फ्रूट ऑफ चाइना। तो लेके फोन घूमता है ना, और जो लोग वहाँ पे नेतागिरी करते हैं उनके पास में सारे गैजेट वही है जो वहाँ पे असेंबल होते हैं। इसलिए ओए, क्रांतिकारी विचार रखने से कोई भगत सिंह बनता नहीं है। हाँ, तो पहले इसलिए बनाओ अपने आप को लायक। रघुराजन और इनके बीच में कहते हैं, एजिंग बोले तो बुढ़ापा, तो सेल में एक्यूमुलेट होगा तो सेल की फंक्शनिंग इफेक्ट होगी। ये सबसे पहले आपको ब्रेन सेल और हार्ट सेल में देखने को मिलेगा। जो आप ये कहते हैं ए गंजू, जब आप ये कहते हैं यू सर दिस अ साइन ऑफ सेनिलिटी, आप सठिया गए, आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए हैं, आप सेनिलिटी बुढ़ापे को बोलते हैं। इंग्लिश थोड़ी ढंग की कर लो। द साइन ऑफ सेनिलिटी, आप सठी आ गए हैं, आपके रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए हैं, अब आपको संन्यास लेना चाहिए। कि सचिन आपको बाहर जाती बॉल विकेट से बाहर दिखाई नहीं देती, आप बार बार बल्ला टिप करके आप विकेट कीपर को कह जाते हैं, अब सहवाग के भी रिफ्लेक्सेस कमजोर हो गए, उनको संन्यास। या फिर रोहित शर्मा के रिफ्लेक्स आज तो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, उनको संन्यास लेना चाहिए। इसका मतलब उनके न्यूरॉन्स के अंदर लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट इकट्ठा हो रहा है, उनके रिफ्लेक्सेस वीक हो रहे हैं। तो टर्सरी लाइट, इसको एजिंग पिगमेंट कहते हैं। तो हुआ ये कि सेल ने बाहर से मेटल को एनगल्फ किया, और फिर उसको एनगल्फ करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ लाइसोमल एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया। इस तरह के डाइजेशन को बोलते हैं हेटेरोफेजी। क्या बोलते हैं? तो लाइसोम के एंजाइम का यूज सेल ने फॉरेन मेटल के डाइजेशन में कर लिया, तो इसको हेटेरोफेजी कहेंगे। इन एंजाइम का यूज सेल खुद के ऑर्गेनल के डाइजेशन में भी कर लेता है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रियन, एंड ही इज नो मोर। माइटोकॉन्ड्रियन का लाइफ स्पेन 5 to 10 डेज होता है, और 5 से 10 दिन के बाद में ये मर गया, इज नो मोर। अब ये लाश बन चुका है, अब इस लाश को सेल में ठिकाने लगाना होगा, वरना यहाँ पे बदबू आने लगेगा। सेल है कि सब जानती है, उसे पता है कि अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है, और एक इंसान है जो लाश से भी छेड़छाड़ करने में बाज नहीं आता है। रिश्ते को कलंकित करके रखिए। केवल बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट पहनने से कुछ नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग बन के रखिए तो यार। तो सेल के सारे काम अच्छे हैं कि वो डेड हो चुका है, इसको ठिकाने लगाना होगा, तो पहले ईज को कफन ओढ़ाया जाता है, कफनिंग होती है, उसकी ताबूतिंग होती है। ये 2 शब्द हैं, कफनिंग और ताबूतिंग। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जस्ट ऐड हुए 3 सेकंड पहले। इसको कफन उड़ा दिया, इसको ताबूत में बंद कर दिया, और ईआर ने इसको रैप कर लिया है। स्मूथ ईआर ये काम करती है। स्मूथ ईआर का एक फंक्शन यहाँ भी आ गया दोस्तों।
तो जैसे ही किसी सेल ऑर्गेनेल की डेथ हो जाएगी, उसका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो डेथ हो गई है, तो उसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल होगा उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी, ताकि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट को यूज कर लिया जाए रिसाइकलिंग करने। इस काम में भी लाइसोम एंजाइम हेल्प करते हैं। तो जब ये प्राइमरी लाइसोम इसके साथ फ्यूज होगा, फिर से 2 डिग्री लाइसोम बन जाएगा। जब भी प्राइमरी लाइसोम एजॉन फिजिकल प्रेजेंस क्या करेगी, ये जब मेंटली यहाँ पे एब्सेंट है, तो जब भी प्राइमरी लाइसोम किसी के साथ फ्यूज होता है, सेकेंडरी लाइसोम बनता है। जब भी प्राइमरी लाइसोम किसी के साथ में फ्यूज होता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। उसको हेटेरोफेगोसोम कहा था, कि ऑटोफेगोसोम है क्योंकि खुद का सेल ऑर्गेनेल है। वो हेटेरोफेगोसोम था, ये ऑटोफेगोसोम। कितने बच्चे हैं जो जाके घर पे पढ़ते हैं पढ़ने के पढ़ाने के बाद? अब कितने बच्चे हैं जो घर पे जाके पढ़ा देते हैं किसी को? अब डिफरेंस समझ गए? बस यही डिफरेंस हुआ। क्लास में ऐसा 100% है कि जाके भी पढ़ा दो किसी को, बोली ये था। तो जब भी प्राइमरी लाइसोम किसी के साथ फ्यूज होगा, सेकेंडरी लाइसोम बनेगा। तो उसको हेटेरोफेगोसोम कहा था, क्योंकि फॉरेन मेटेरियल था, ये खुद का ही है, तो इसको ऑटोफेगोसोम कहेंगे। अब इसका डाइजेशन हो जाएगा, खुद के ही ऑरिजिनल का डाइजेशन हो गया, तो ये ऑटोफेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोफेजी। वो फॉरेन का था, तो वो क्या हो जाएगा? हेटेरोफेजी। ये तो जिंदा नहीं, तो मर चुका था। कभी जिंदा को ही ठिकाने लगा दिया। लाइव लाइव जिंदा है वो, जिंदा ही ऑर्गेनल को ठिकाने लगा दिया। कब? स्टारवेशन के समय, जब अनशन काल पे बैठ गए हैं, आमरण अनशन पे बैठ गए हैं, और मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जब तक मेरा दिल्ली एम्स में सिलेक्शन नहीं होगा मैं खाऊंगा पीऊंगा ना। कसम आपने खाई है, आपकी सेल ने नहीं खाई। ये कसम खाने से डॉक्टर नहीं बनते, उसके पढ़ना पड़ता है। तो यदि सेल को बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, तो सेल अपने ही ऑर्गेनल को ठिकाने लगाएगा। तो आप अनशन काल पे बैठ जाते हैं, तो जो अपने ही ऑर्गेनल को, तो सबसे पहले उसको ठिकाने लगाता है, तो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नेतागिरी में जो आगे होते हैं ना रैली के अंदर लेके, तो उन्हीं को पुलिस वाले ठिकाने लगाते हैं, हमटी डमटी पे भाई साहब। तो फिर उन्हीं को यही ज्यादा नेतागिरी करा था, बोले एटीपी ले लो, एटीपी ले लो, बोले इधर आओ। एक बार इसके ऊपर ईआर का कम्बल डाला, फिर इसकी लाइफ कर दी झिंगा लाला। वो साथ में चलने वालों का ध्यान रखा करो, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। पता चला साथ वालों ने कम्बल डाला, कूटना शुरू कर दिया वहीं पे। मत मारो इसे, मत मारो। फिर बेचारे को बांध बूंद के घेर के चले गए, वहीं चले गए। तो जिंदा ऑर्गेनिल को स्टारवेशन के समय, अनशन काल के समय में, स्टार्ट कंडीशन में, या फिर डिजीज कंडीशन में, पैथोलॉजिकल कंडीशन में, सेल अपने ही ऑर्गेनल को उड़ाना शुरू कर देती है। तो ये ऑटोफेजी हो गया है। तो सेल ने बाहर से मेटल को लिया, फिर उसे डाइजेस्ट कर दिया, ये हेटेरोफेजी। और खुद के ऑर्गेनल को डाइजेस्ट कर दिया, ये ऑटोफेजी। तो कौन सा डाइजेशन सेल के बाहर हुआ है, कौन सा सेल के अंदर हुआ है? दोनों ही अंदर हुए, दोनों ही बाहर है। तो इनको बोलते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इन एंजाइम का यूज सेल के बाहर भी हो सकता है, कि लाइसोम आकर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाए और इसके एंजाइम को बाहर डाल दिया जाए। अगर सेल के बाहर यूज हो रहा है, कुछ कहना चाह रही है? बोलो बोलो, एग्जाम्पल बताओ। क्या बोली बेटा? क्या बोली? सेल के बाहर यूज हो रहा है, ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? सेप्रोफाइटिक फंजाई में देखने को मिलेगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? ऑस्टियोक्लास्ट में देखने को मिलेगा। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? कॉन्ड्रोक्लास्ट में देखने को मिलेगा। टेडपोल लार्वा से जब एडल्ट बन रहा है, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस चलता है। लार्वा में होती है टेल, और एडल्ट में हो जाती है, फैल जाती है, तो वो गायब हो जाती है। तो टेल टिश्यू का डाइजेशन हो रहा है, वो एक तरह का एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। तो पूरा टेल टिश्यू डाइजेस्ट हो रहा है। तो उसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। क्या बोलते हैं उसे? ऑटोलाइसिस। कई बार लाइसोम के एंजाइम जो होते हैं, वो अनकंट्रोल्ड मैनर में बाहर आ गए, पूरी सेल को ही डाइजेस्ट हो गए। तो इसलिए आपने कहा कि वो क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड मैनर। वो तो सब प्लांट चलता है टेल टिश्यू को, अगर अनकंट्रोल हो जाए सबको लेकर, तो आज के लिए आप इसको बोलते हैं सुसाइडल अटेम्प्ट हो गया। क्या हो गया? बोले तो एटम बम ऑफ द सेल, बोले तो डिमोलिशन यूनिट हो गया। तो सबसे पहले जो लाइसोसोम बनता है, वो प्राइमरी लाइसोसोम होता है। क्या होता है? प्राइमरी लाइसोसोम होता है। और जब ये प्राइमरी लाइसोम एंडोसोम के साथ फ्यूज होगा, तो 2 डिग्री लाइसोम बनेगा, इसको हेटेरोफेगोसोम भी बोल रहे हैं। तो इसकी मेम्ब्रेन में प्रोटॉन पंपिंग शुरू हो जाएगी, फेवरेबल पीएच आ जाएगी। और ये जो पंपिंग चल रही है, एटीपी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है। When this primary lysosome fuses with endosome, then 2 degree lysosome is formed.
बाहर से मेटल आया था, इसलिए हेटेरोफेगोसोम बोल दिया। अगर खुद के ही ऑर्गेनेल को ठिकाना लगाना होता तो ऑटोफेगोसोम बोलते। जब भी प्राइम लाइसोम किसी के साथ फ्यूज होगा, जब भी प्राइम लाइसोम किसी के साथ फ्यूज होगा, 2 डिग्री लाइसोसोम बनेगा। तो तीन ही कैटेगरी है बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी तो वेस्ट हो गया, जिसे बाहर निकालना, जैसे लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट की बात की हमने। अगर वो सेल में इकट्ठा होगा तो सेल की फंक्शन इंटरेक्ट हो जाएगी। कुछ नोट करना चाह रहे हैं आप लोग? चाहोगे? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पढ़ा क्या? ऑस्टियोक्लास्ट के बारे में क्या पढ़ा है? एक्सिन है बेटा, लेदरी। हम्म। हाँ, आजकल महिला वैज्ञानिक जो होते हैं वो इस काम में लगे हुए हैं कि किस तरह से लाइपोफ्यूजन के बनने को रोका जाए, और किस तरह से झुर्रियों को पड़ने से रोका जाए, और किस तरह से टीलोमियर की शॉर्टनिंग को रोका जाए। एक ही रीजन होता है क्या एजिंग का? टीलोमियर्स के बारे में सुना है, नहीं सुना है? हेफलिक लिमिट के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, नहीं सुना तो हाँ नहीं बोलना, क्योंकि जानते नहीं हेफलिक लिमिट के बारे में कुछ नहीं। सब कुछ कर लेता है सेलुलोज को छोड़ के। ए छोटे आईफोन बनाओ बड़ा डायग्राम। बेटा वो कुछ कह रहा है विशाल। चश्मा चश्मा का है तुम्हारा? तोड़ दिया? तो कहाँ है? लगा? नहीं, नंबर बढ़ जाएगा एकदम से। जूम। कितना नंबर है? हाँ तो इसको डेढ़ होने में टाइम नहीं लगेगा। 130 पे डेढ़ हो जाएगा ये। बस केवल लिखते समय लिख लेगा, बाकी एक्सरसाइज करता है ना। 3 पॉइंट बना लेते यार। टॉप पे, बॉटम पे, मिडिल पे, बिल्कुल। लेवलिंग चेक कर लो, ये इधर की लेवलिंग। लाइपोफ्यूजिन पिगमेंट, एजिंग पिगमेंट, स्टारवेशन, अनशन काल के समय या डिजीज कंडीशन के समय अपने जिंदा ऑर्गेनल को ठिकाने लगा दिया। ये जो चल रहा है, एटीपी डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? क्या इस काम में एटीपी खर्च होगा, लेकिन एनर्जी कंजप्शन, प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है। क्या हो रही है? ये कौन सा ईआर है, स्मूथ ईआर या रफ ईआर? स्मूथ ईआर। चुप हो जा, कितना कम बोलता है। हो गया? किसके अंदर लिख दिया? पीएच इज इक्वल टू 5 आ गया। अंदर फेवरेबल पीएच 5 आ गया है। पीएच फेवरेबल आ गई है, इज इक्वल टू 5। प्रोटोनिमा प्रोथेलस बना दूंगा। इकट्ठा हो गया तो स्टोरेज डिजीज हो गई। हो गया? चलो, ये वाला पार्ट बाहर यूज हो गया। एक्स्ट्रा सेलुलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस। टैडपोल लार्वा से जब एडल्ट फ्रॉग बनता है, लार्वा में टेल होती है, तो पूरा पूरा टेल टिश्यूज का डाइजेशन हो जाता है। इसमें पूरा एक एंजाइम ग्रुप काम करता है। सुन लो इधर, ये लिखा है मैंने, कैथेप्सिन्स। ये कैथेप्सिन लिखा है। ये पूरा एंजाइम ग्रुप काम करता है। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। पूरे टेल टिश्यूज को डाइजेस्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये ऑटोफेजी था, सेलुलर कंपोनेंट को डाइजेस्ट करना। ये ऑटोलाइसिस है, डाइजेशन ऑफ कंप्लीट सेल। पूरा पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो गया है। तो सैप्रोफाइटिक फंजाई हो, ऑस्टियोक्लास्ट हो या कॉन्ड्रोक्लास्ट हो, सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? लाइसोमल एंजाइम का सेल के बाहर हो जाएगा। ये ईआर दिखा रखा है, और ये गोल्जी, और ये 1 डिग्री लाइसोसोम। क्या बेटा? तोड़ देना, ब्रेक डाउन। भूल गया पीटीएस की कहानी? आज ही तो क्वेश्चन डाले।
क्या रे, पैरा हार्मोन, एक कॉलिप हार्मोन। कॉलिप अपने काम में नहीं लेना, एंजाइटी नहीं लिखा, एंजाइटी नहीं लिखा, मैंने वापस ले लिया अपना कॉलिप। तो कॉलीफ्लावर बचा मेरे पास। नहीं नहीं नहीं, ये मैं याद कर लूँगा, आज बैठूंगा मैं फिर उसको याद कर लूँगा। टैडपोल लार्वा से जब एडल्ट फ्रॉग बनता है तो प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लार्वा में टेल होता है तो पूरे पूरा टेल टिश्यू का डाइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डाइजेशन। तो ये क्या है? इसमें पूरा एक एंजाइम ग्रुप काम करता है। क्यों काम करता है? एंजाइम ग्रुप इसमें काम करता है। और जब वो काम करता है पूरा पूरा लेकर, तो फिर उस केस में आपको पता है टेल से वो टेललेस फ्रॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? टेल से वो टेललेस फ्रॉग, टेल्ड से वो टेललेस फ्रॉग बन जाता है। एक होता है सैप वैक्यूल, कहाँ मिलेगा? प्लांट्स में। एक होता है गैस वैक्यूल, कहाँ मिलेगा? बगा में। क्या रे साइनो? बैक्टीरिया में। बॉयंसी प्रोवाइड करता है, जानते हो आप लोग। एक होता है फूड वैक्यूल, जिसको गैस्ट्रिक वैक्यूल भी बोलते हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये दोनों आपको प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगा, कि पैरामीशियम में ना मिलता। कहाँ मिलेगा? प्रोटिस्ट में देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल अमीबा है। यार युगलिना, एक एग्जाम्पल अमीबा है। तो ये जो सेप वैक्यूल होता है, ये शानदार रिजर्वोयर का काम करता है। एक्स एज रिजर्वोयर। सेल का यूजफुल प्रोडक्ट भी यहाँ पे स्टोर रहता है, वेस्ट भी रहता है, एक्सक्रीटरी भी यहाँ पे रहता है। वाटर को यहाँ पे स्टोर कर लिया गया, एंथोसाइनिन पिगमेंट को यहाँ पे स्टोर कर लिया गया, तो दुनिया भर की चीज़ों को यहाँ पे स्टोर कर लिया गया। जरूरत पड़ी तो प्रोटीन को भी स्टोर कर लिया, और जरूरत पड़ी तो उस प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बना लिए, फिर बाहर दोबारा से नया प्रोटीन बना लिया। ये सारा काम इसमें चलता रहता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर किया जाता है, मेनली पोटेशियम और क्लोराइड को, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये शानदार रिजर्वोयर का काम करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को अगर आप याद करें, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। एक्सक्रीशन भी एक तरीका है ऑस्मो रेगुलेशन का। एक्सक्रीशन भी एक तरीका है ऑस्मो रेगुलेशन का। नहीं समझे मेरी बात? ये अमीबा है। कौन है ये इधर से जा रहा है, और जिस तरफ जा रहा है वहां पे सूडोपोडिया आपको दिखाई देंगे। टेम्पररी पोस्टर एंड जो होता है वो रिंकल्ड दिखाई देता है। यहाँ पे सूडोपोडिया डिसअपियर हो रहे हैं। इसे आप यूरोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पररी पोस्टर एंड को यूरोइड बोल दिया। जब वो वहां जा रहा है, इसके पास में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। क्या ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है? और जब वाटर इसके अंदर एंटर करेगा, कौन एंटर करेगा? वाटर। तो जो भी वाटर एंटर करेगा इसके अंदर, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में इकट्ठा होता जाएगा, एक्सेस वाटर। अमीबा तो आगे मूव करता जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पीछे खिसकता जाएगा। धीरे धीरे उसका साइज बढ़ता चला गया एक्सेस वाटर के एक्यूमुलेशन से। और जब इसका साइज बढ़ता चला गया, तो ये टेम्पररी पोस्टर एंड पर इकट्ठा हो गया। यहाँ पे पानी पानी हो गया। क्या हो गया? तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, एक्सेस वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अब इस पानी को बाहर निकालना है। क्या करना है? इसे बाहर निकालना है। इस काम में एनर्जी चाहिए। एनर्जी का सोर्स एटीपी, उसको बनाने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। कौन करते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको चारों तरफ से सराउंड करके रखते हैं। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, उसके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको सराउंड करके रखते हैं। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, उसके चारों तरफ जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, वो इस काम के लिए एनर्जी अवेलेबल करवाते हैं। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है,
उसके चार तक जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इस काम के लिए एनर्जी अवेलेबल करवाते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा सेल ओरिजिनल कॉन्ट्रेक्टल वैक्यूल को सराउंड करके रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया। है क्या स्टैचू ओवर? क्या है? हाँ, अमीबा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, अमीबा वायरस है, अमीबा प्रोटिस्ट होता है। तो प्रोटिस्ट यूनिसेलर यूकैरियोट होता है, यूनिसेलर प्रोकैरियोट होता है। ओ तेरी, कैसा क्वेश्चन बनाता है, मेरे से सही नहीं हो पाता है। नोट करो इसको। मतलब साल भर पढ़ने के बाद में अमीबा को अभी भी प्रोकैरियोट बोल रही है। नहीं सर, स्टैचू ओवर। हम्म, आसान तो 17 जुलाई को भी नहीं था। कोई नहीं, साथ में कमिंग सून। 720 से कम आने नहीं चाहिए। तो कोई भी करे, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ 720 के टारगेट पूरा करें, अपना बेहतरीन खेलना। दुनिया तो जानी जाएगी एम्बापे के कारनामे और मैसी के कारनामे। नहीं समझे? आपको अपना बेहतरीन खेलना। कितने बच्चों के मम्मी पापा में कोई डॉक्टर है या दोनों डॉक्टर है? सोचो जब उनसे बड़ा आपका नाम होगा आने वाले टाइम में, आपके माँ बाप की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पद होगा। जब सचिन रमेश तेंदुलकर से ये पूछा गया आप किसकी बॉल पे बॉल होना पसंद करेंगे, बोले अर्जुन तेंदुलकर। वो लेफ्टी बॉलर मेरा बेटा जिसे मुझे बॉल कर देगा क्लीन बॉल, मेरी ज़िंदगी का सबसे कम, उससे हारना मैं पसंद करेगा। लेकिन पेरेंट्स का ये था। अरे सुन, बाप इतना बड़ा है ना कि औलाद से इतनी एक्सपेक्टेशन अगली दुनिया में, कितना प्रेशर उस अर्जुन के ऊपर है, तू क्या समझेगा? बाप की पहचान इतनी बड़ी हो ना, इसलिए तुमको भी पहचान बनाने में वक्त लग रहा है, क्योंकि पापा की पहचान इतनी बड़ी है। कहना आसान है, टॉन्टिंग आसान है। मल्ला की जब मैदान पे उतरोगे ना, तो हर बार तुम सेंचुरी लगा के आते थे स्कूल में ना। पहले तो एक बॉल पे इसने 6 छक्के मार दिए थे, कि 6 बार नो बॉल फेंकी उसने बेटा। अरे भाई, बॉलिंग पसंद की नहीं, जब तक बाउंड्री से भाग के बॉलिंग ना करो। वो कॉलेज में लंबे लंबे बाल और शर्ट अख्तर का जमाना था। और मेरा यही था कि अगर चौका छक्का मार दिया तो तेरी टांगे दिखेंगी भाई, मेरे को तो आदत नहीं है। और मेरे साथ सब तो बहुत अच्छे लेवल पे खेले, हम तो छोटे लेवल पे खेले। हमारे स्कूल गांव में कितनी फैसिलिटी है, उनका तो अच्छा रहेगा। आदि सर सुपर सुपर चैंपियन, क्या किया जाए। मैंने दो को ही मतलब इनको देखा है, परवेज खान सर और आदि सर सुपर डुपर क्रिकेट शानदार। जिनको देखा है उनको ही बताऊंगा ना मैं। जी है सर, चेस खेलते बेटा, खाने का सामान रख लिया, बैठ गए आलती बाल्टी मार के, खाने का सामान रख लिया, उसके बाद में कैरम खेलते रहते हैं। इधर या फिर बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो, ऐसे उठा उठा के बच्चों को साइड में रख दिया। नोट करो इसको जल्दी से। इसको क्या नोट करना है, सुनो। क्या है, जल्दी से नोट करो। अमीबा ये कौन है? ऐसे बनाओ बेटा, ऐसे ऐसे। आप कहें तो उंगलियां चल जाएं, आप कहें तो उंगलियां थम जाएं, अपनी स्केलेटल मसल पे अपनी विल पावर से कंट्रोल करो। और इस तरह से अमीबा तो इरेगुलर इन शेप होता है। अरे, ये अमीबा के नीचे मेरा नाम क्यों लिखा है? अरे कुछ भी शेप बना दो यार, अमीबा का मतलब ही टू चेंज होता है। जब तक बनाओगे चेंज हो चुका होगा शेप उसका। यार, कमाल करते हो तुम तो। सूडोपोडिया है, कौन से? सूडोपोडिया, फॉल्स फीट, सूडोपोडिया, विकी ओपीडिया है, तुम बताओ। फॉल्स फीट क्या?
ठीक हो तो गूगल। चले आगे। एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए लास्ट में। माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो यहाँ पे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, सेल से बाहर निकाल ली। स्टडी तभी तो करोगे ना। नहीं समझा मेरी बात को, आप समझ नहीं रहे तो समझाता हूँ। आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसाइकल, ये वेसाइकल सेल से बाहर निकाल लिए, तभी तो पता चलेगा ना उसके अंदर क्या क्या है। कैसे स्टडी कैसे करोगे, ऐसे झांक झांक के क्या क्या है एंजाइम तेरे पास में, तो बाहर। वेरी पुअर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ, oh sorry, very rich in almost all type of lipolytic enzymes। समझ रहे हैं ना हाउ टू समझे, हाउ टू पढ़े। लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, और लास्ट में यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाले न्यूक्लियसेस भी लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो, न्यूक्लियसेस आल्सो। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस लिखा है, एक जगह है वो, मतलब ये सेल है, नहीं समझे मेरी बात को, ये सेल है और ये सेल वॉल है, और इस सेल में खूब सारी छोटी छोटी वेसाइकल्स हैं, गोल्जियन वेसाइकल्स। जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, दुर्गा इधर, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा, सेल साइज और वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस और सेकेंडरी बन गया है। जानते ही आप लोग क्या छुपा है आप। तो ये यंग सेल है, वो मैच्योर सेल। ये सारी वेसाइकल्स आपस में फ्यूज होती जाएंगी, फ्यूज होती जाएंगी, फ्यूज, बेटा फ्यूज होती जाएंगी, और ये फ्यूज होकर एक लार्ज वैक्यूल बना देंगी। जो टोटल सेल लेंथ का अप्रोक्सीमेट, नॉट सेल लेंथ, सेल वॉल्यूम, ये टोटल सेल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेट 19% ऑक्यूपाई कर ले। 90%, मैं वर्ड्स में भी लिख सकता हूँ 19, तो 90% ऑक्यूपाई कर लेगा उसे न्यूक्लियस पेरीफेरी। बड़ा मजा आता है मुझे ना, बहुत। क्लास तो क्लास है, क्लास में तो एंजॉय करना है। घर पे तो क्या काम नहीं, तो झाड़ू पोछे में ज्यादा थकान नहीं हो जाता, तो कहीं तो खुश रहेगा ना इंसान। तो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे चला गया, टुवार्ड द पेरीफेरी बोले तो एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेल में वहां होता है जहां से वो सेल की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके, ज्यादातर मिडिल में ही रहता है। इंसान सेल में पेरीफेरी पे खिसक गया। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा सेल है जहां पे न्यूक्लियस पेरीफेरी पे खिसक गया, क्योंकि वहां पे फैट जमा हो गया। इतना बोलने के बाद में भी अभी नहीं बोलोगे तो हमारी बॉडी क्या करने लगी, आंसर भी दे चुका हूँ, फैट जमा हो गया, एडिपोसाइट। बेटा दुर्गा, अब माता पड़ी हो गया, हाय कैसा क्वेश्चन था ये लगा। तो एडिपोसाइट में सिग्नेट रिंग न्यूक्लियस याद है आपको, न्यूक्लियस पेरीफेरी पे गया। आज जाके मोनोलोक्यूलर मल्टीलोक्यूलर पढ़ लेना बेटा, ठीक है, ये हाइबरनेशन। तो न्यूक्लियस पेरीफेरी पे खिसक गया, सेल ऑर्गेनेल भी साइड हो लिए दोस्तों लेकर, ईआर भी यहाँ है, गोल्जी भी यहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये जो पिंक कलर से जो दिख रहा है, ये क्या है, मेम्ब्रेन है। एंड मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते थे, टोनोप्लास्ट। और इसमें जो मैट्रिक्स बना रहता है वो है साइटोप्लाज्म। क्या है वो, सेल सैप है। क्या है वो, सेल सैप है। और ये शानदार रिजर्वर का काम करता है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। क्या है ये, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है, साइटोप्लाज्मिक स्पेस एक जगह है। क्या एक जगह है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। तो इस टोनोप्लास्ट ने एक स्पेस को कवर कर लिया है और पूरे स्ट्रक्चर को नाम दे दिया वैक्यूल। क्या नाम दे दिया, इस वैक्यूल में वाटर होता है, सेप भरा रहता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अदर मेटेरियल नॉट यूजफुल फॉर सेल, यूजफुल तो है, और जो वेस्ट है एक्सक्रीटरी उन सबको भी इकट्ठा कर लिया गया। वैक्यूल इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं, इन एनिमल सेल वैक्यूल ऑक्यूपाइड
about 90% of total diameter of cell. In plants, tonoplast facilitate transport of number of ions, यानी दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर एंटर करेंगे, दुनिया भर के इलेक्ट्रोलाइट्स उसके अंदर एंटर करेंगे, आयंस की एंट्री हो रही है, पोटेशियम इसके अंदर आ गया, क्लोराइड इसके अंदर आ गया, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इस काम में एनर्जी खर्च होगा, यस, ज़्यादा होने के बावजूद भी यहीं पे स्टोर कर करके रखा जा रहा है, तो इस काम में एटीपी खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर प्रोटॉन की पंपिंग भी होती है, किसकी पंपिंग होती है, ताकि बाहर साइटोसोल की पीएच को मेंटेन कर सके, तो प्रोटॉन की पंपिंग भी, तो इसमें भी एटीपी खर्च होगा, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। तो दुनिया भर के आयंस को, अदर मटेरियल्स यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख दो प्रोटॉन पंपिंग, प्रोटॉन की पंपिंग भी हो रही है, उसके सामने लिख देना टू मेंटेन साइटोसोलिक पीएच, साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन किया जा रहा है, किसको मेंटेन किया जा रहा है, साइटोसोलिक पीएच को मेंटेन, बाहर साइटोप्लाज्म में तो उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए अंदर प्रोटॉन की पंपिंग कर दी गई दोस्तों। Hence, the concentration is significantly lower in vacuole than in the site of higher होता है, अंदर ज्यादा ही होगा ना, तो ये तो किसके बारे में दे रखा है, ये सब कुछ दे रखा है किसके बारे में, सैप वैक्यूल के बारे में, किसके बारे में, सैप वैक्यूल के बारे में, और ये अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन भी एक तरीका है ऑस्मो रेगुलेशन का, इन मैनी सेल्स, यानी प्रोटीन में फूड वैक्यूल, जिसको आप लोग गैस्ट्रिक वैक्यूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, फूड वैक्यूल को गैस्ट्रिक वैक्यूल भी बोलते हैं। तो ये जो प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है शानदार रिजर्वोयर का काम करता है, किसका काम करता है, शानदार रिजर्वोयर का काम कर रहा है, मतलब हमने कहा कि यहाँ पे प्रोटॉन की पंपिंग कर दी गई, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को अंदर पुश करके स्टोर कर लिया गया, अब समझो ना, यहाँ पे ईआर है, कौन है, ईआर, इस ईआर से प्रोटीन बना, इस ईआर के ऊपर राइबोसोम मौजूद है, इससे प्रोटीन बना, प्रोटीन को बना बना कर यहाँ पे प्रोटीन बना लिया, तो प्रोटीन बनाया बाहर, प्रोटीन तो बाहर ही बनेगा, और बाहर प्रोटीन बना के उस प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर कर लिया, स्टोरेज प्रोटीन, बाहर प्रोटीन बनाया यहाँ पे स्टोर कर लिया, जरूरत पड़ी तो स्टोर प्रोटीन को तोड़ा गया, उसको तोड़कर अमीनो एसिड्स बना लिए, बाहर प्रोटीन बनाई, मतलब मैं सीड जर्मिनेशन का एक एग्जांपल लूं, इससे पहले कि वो सीड जर्मिनेट हो, नीचे रेडिकल्स आए, ऊपर प्लूमिल आए, और ये सारी कहानी हो, जर्मिनेशन से पहले सारी तैयारी कर ली, उसकी सेल के अंदर यहाँ पर प्रोटीन बनाया गया और प्रोटीन को यहाँ पर स्टोर कर लिया गया, और जब जर्मिनेशन का प्रोसेस होगा तो नए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, तो जो स्टोर प्रोटीन होता है उसको तोड़ा जाता है, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसको तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम अंदर होंगे, उन्हें बोलेंगे प्रोटियोजेज यहाँ पे मौजूद है, वैक्यूल के अंदर है, तो वो वैक्यूलर प्रोटियोजेज हो गए। तो सीड जर्मिनेशन से पहले वहां पे प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर कर लिया, और फिर प्रोटियोजेज के थ्रू उनको तोड़ लिया, और तोड़ने के बाद में अमीनो एसिड्स बनाए, फिर इन अमीनो एसिड्स को वापस बाहर लिया, फिर बाहर लाकर उन अमीनो एसिड को एज रो मेटल यूज किया और नया प्रोटीन बना लिया, जो जर्मिनेशन में यूज हो जाएगा। ये सारे काम यहाँ पे चलते हैं, तो शानदार रिजर्वर का काम करता है, यहाँ पे वाटर को इकट्ठा करके रखा गया, सुगर्स को स्टोर करके रखा गया, एंथोसाइनिन पिगमेंट को यहाँ पे स्टोर करके रखा गया। अगर आप कैम प्लांट की बात कर रहे हैं, कैरिक्रेसुलियन, अगर आप कैम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैलेट को भी स्टोर किया जाता है, किसको स्टोर किया जाता है, मैलेट को भी, शानदार रिजर्वर का काम करता है, क्या करता है, शानदार रिजर्वर का काम करता है, मुझे हाथ दिखाने की जरूरत नहीं है, आई एम नॉट ज्योतिष। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टोर कर लिया गया, किसको स्टोर कर लिया गया, इलेक्ट्रोलाइट्स को, वो भी अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रोटॉन की पंपिंग कर दी गई ताकि यहाँ पर साइटोसोल की पीएच को बाहर मेंटेन कर सके। तो मोस्ट ऑफ सीड स्टोरेज प्रोटीन, ये मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है,
सीड स्टोरेज प्रोटीन जनरली सिंथेसाइज बाय ईयर बन गई है, कुछ तो साइटोप्लाज्म में रह जाएंगी और बाकी को अंदर की तरफ ले जाएंगे, और जिनको अंदर की तरफ आप ले गए हैं उस प्रोटीन को यहाँ पे स्टोर कर लिया, जब जरूरत पड़ी तो उनको तोड़ लिया गया। अगर मैं यहाँ पे प्रोटियो ए की जगह ओ कर देता, अगर मैं यहाँ पे ए की जगह ओ कर देता, अबे कहाँ चला गया वो? अच्छा, चाहता ही नहीं है दिखे, तो क्या हो जाता है? जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, प्रोटियोजेज, पेप्टॉन्स। याद आ रहा है? क्या है मेरे डाइपेप्टाइड, कुछ याद आया बेटा? है। तो यहाँ पर प्रोटीन को बनाया गया और प्रोटीन को बनाकर यहाँ पे स्टोर कर लिया, जरूरत पड़ी तो इन प्रोटियोजेज के थ्रू उनको तोड़ लिया, अमीनो एसिड बना लिए, फिर बाहर लिया है और बाहर लाकर नया प्रोटीन बना लिया, इस तरह से रिजर्वायर की तरह। एंथोसाइन पिगमेंट को सेल का टॉक्सिक सब्सटेंस और वेस्ट सब्सटेंस यहाँ पर इकट्ठा हो गया, ये तो फायदा हो गया है। जितना ज्यादा यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस रहेगा उतना ही प्लांट को फायदा हो जाएगा, मगर प्लांट की इस वैक्यूल में ज्यादा टॉक्सिक और वेस्ट मेटेरियल मौजूद है, कोई एनिमल प्लांट पर अटैक करेगा, उसकी वैक्यूल में वेस्ट मेटेरियल और टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा है, तो जैसे ही वो खाएगा वो खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट या यम्मी नहीं होगा, नॉट डिलीशियस, वो खाते उसको रिगुर्गिटेट कर देगा, वो उसको वॉमिट कर देगा। तो इस सबसे फायदा हो जाता है, मतलब इट हेल्प इन क्या, डिफेंस कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? अरे कभी डिवाइडर पे गए हो? क्यों गए हो डिवाइडर पे? हाईवे पे जाओ, जब आप हाईवे पे जाओगे तो डिवाइडर पे जो प्लांट लगाए होते हैं, मीडियम वगैरह, जीरो फिट प्लांट, वो गाय हमारी माता है लेकिन घर में नहीं पाया जाता है, केवल रोड पे ही सो जाता है। तो वो गाय आ रही है, बकरी आ रही है, भैंस आ रही है, वो कोई एनिमल आ रहे हैं, उन प्लांट पे वो अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि वो प्लांट ऐसे ही लगाए जाते हैं ताकि उनके अंदर क्या है, एक टॉक्सिक और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा रहे, क्योंकि एक बार उसको उन्होंने खा लिया और खाने में बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं होगा, तो उनकी याददाश्त में रहता है कि इसको दोबारा से नहीं खाना, हमारी तरह नहीं है, बस चूज लो, आ लो, आ लो, आ लो। तो वो कहानी अलग चलती है। तो जब एक यंग प्लांट सेल मैच्योर में कन्वर्ट होती है, ये सारी वेसाइकल थ्रू जो आती है लार्ज वैक्यूल बन जाती है। ये जो मैंने रेड कलर से दिखा रखा है, ये टोनोप्लास्ट है, क्या है? टोनोप्लास्ट है। और बाहर जो ब्लू कलर से दिखा रखा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो ग्रीन कलर से दिखा रखा है, ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है। तो ये सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है, दिस अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, दिस अ थिन फिल्म ऑफ साइटोप्लाज्म, इसे बोलते हैं प्राइमोर्डियल अट्रिकल या यूट्रिकल, जो भी बोलना चाहते हैं। नोट करेंगे कुछ आप लोग? कल हम सेल खत्म कर रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल वगैरह, सीलिया, फ्लैजेला। परसों हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू कर रहे हैं।